हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका चांद बायाजा के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के बारे में। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि डायमेंशंस होती क्या है। द पावर, जैसे लिखा गया है इसमें वैसे ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज, यानी बेस क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन, है ना। जैसे हमारे पास 6 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लेंथ हो गई, मास हो गई, टाइम हो गया, करंट हो गई, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर जो होती है, जिसकी पावर जो होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे डायमेंशंस। ठीक है, तो हमारे पास पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो बेस क्वांटिटीज़ है 7, उन क्वांटिटीज़ के लिए क्या क्या डायमेंशन हमने फिक्स करके रखी है। तो पहले हमारे पास बेस क्वांटिटी जो है वो है आपके पास कौन सी है, लेंथ। तो लेंथ के लिए हमारे पास डायमेंशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है L1, है ना, या L लिखो ऐसे, या L1 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास मास, मास की डायमेंशन M1, इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना। सेकंड पार्ट है आपके पास टाइम, टाइम के लिए क्या है आपके पास T1, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट 4th नंबर पे, इसके लिए I1 भी होता है, और आप बहुत बुकों में ये भी देखोगे कि यहाँ पे A1 भी मिलता है बहुत सारी जगह, है ना। तो दोनों ही इसके सिंबल हैं डायमेंशन के करंट के लिए, तो इसको दोनों को आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर के लिए थीटा, ठीक है ना, थीटा 1। अब लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए J लेना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N लेना है। तो ये सारी आपके पास किसकी डायमेंशंस है, बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो 11th और 12th का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में सिर्फ इतनी ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ होगा, इन सब का बहुत ही कम यूज होगा। ये मिलेगा आपको आगे जाके पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहाँ पे जाके इसका, या थर्मोडाइनमिक्स में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही कम मिलेगी। टेम्परेचर वाले चैप्टर में ये मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें हम हमारे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब में हम इन 3 ही चीज़ों का मोस्टली यूज़ लेंगे, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, है ना। तो कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशन लिखेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ, m की पावर a, है ना, a, और L की पावर B एंड T की पावर C। इन्हीं 3 फॉर्म में मेजरली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं x से, उसको क्या करेंगे, डायमेंशन की फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखेंगे मोस्टली, है ना। जब अदर चीज़ आएगी तो उसके साथ वो भी ऐड कर दिया जाता है, बट मोस्टली हम 3 ही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, बहुत सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की आप सीख चुके हैं, तो बाकी सब जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव होकर आती है, तो उनकी डायमेंशन निकालना हमारे लिए अब आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दें, डिस्टेंस है, आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो पाथ किसी ऑब्जेक्ट ने कवर करा है उसकी एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ भी, डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ होती है। तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन आप यहाँ पे लिखोगे वो क्या लिखोगे, L1 लिखोगे। अब इसको या तो सिंपल L1 लिखो, या सिंपल L भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, M0 L1 T0 भी लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। बार बार मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूंगी, एक के बारे में मैंने आपको सिखा दिया कि जो भी ऐसा है गिवन तो वो सारे करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, तो वो भी एक तरीके की लेंथ है। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होगी, डायमेंशन L1 होगी, ठीक है। और स्पीड की हम बात करें तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है L1, एंड टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T1। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी LT-1। क्या आ जाएगी, LT-1। यानी आपको डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना ज़रूरी है। अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप डायमेंशन आसानी से निकाल नहीं सकते, ठीक है। समझ आ रहा है इतना पार्ट। तो हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। वैसे ही वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, देखो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की अभी मैंने आपको सिखाई थी, क्या होती है, डायमेंशन L1 होती है, और टाइम की क्या होती है, T1। तो यहाँ पे
वेलोसिटी की जो डायमेंशन आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन वो भी आ जाएगी LT-1 आ जाएगी, है ना। समझ आ रहा है ना आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फोर्स। तो फोर्स के लिए आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। F इक्वल टू क्या होता है, M/A, है ना, मास इंटू एक्सलेशन। अब एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन A इक्वल टू होता है आपके पास V/T, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1 डिवाइडेड बाई T1। तो ये आपका ऊपर जाएगा तो आपके पास डायमेंशन हो जाएगी LT-2, है ना, किसकी, एक्सलेशन की डायमेंशन। ठीक है, समझ आया इतना पार्ट। अब हमने फोर्स की निकालनी, तो फोर्स की कैसे निकालेंगे, मास की डायमेंशन होती है M1, एक्सलेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो हम क्या करेंगे, इस पे ब्रैकेट लगा देंगे, ये आपके पास ML-T-2, M1L1T-2 ऐसे लिख सकते हैं, या ML-T-2 ऐसे लिख सकते हैं। ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। सिंपली वर्क की डायमेंशन, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होगी यहाँ पे ML-T-2 और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी L1। तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशन वर्क डन की ML-T-2, ML2T-2, ये डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आ जाएगी। बात समझ आ रही है आपको मेरी। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट आपके पास एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एक तरीके का वर्क होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी की डायमेंशन E, एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। इसको भी हम लिख सकते हैं ML2T-2, है ना, इस तरीके से हम आसानी से लिख सकते हैं। फिर आपके पास पावर है, पावर क्या होता है W/T, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो कैसे निकालेंगे पावर की डायमेंशन, तो आप लिखोगे ML2T-2, है ना, डिवाइडेड बाई T1, है ना। जब ये T ऊपर जाएगा तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी ML2T-3, है ना, ये किसका डायमेंशन आ रही है आपके पास, पावर की, है ना। इसी तरीके से मोमेंटम की डायमेंशन लिखोगे। फिर डेंसिटी वगैरह जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जब फॉर्मूला आएगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे। मोमेंटम के लिए P इक्वल टू क्या होता है, M/V, है ना। तो मास के लिए आपके पास M1 है, V के लिए LT-1 है, तो ML-T-1 जो होगा किसका, मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा। डेंसिटी रो इक्वल टू मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास के लिए M1, वॉल्यूम के लिए L3 यूज लेंगे। तो यहाँ पे ML-3 किसकी डायमेंशन आ जाएगी, डेंसिटी की आ जाएगी। इसी तरीके से प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, F अपॉन क्या, A। तो ध्यान दें प्रेशर के लिए फोर्स की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए M1L1T-2 डिवाइडेड बाई एरिया के लिए L2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ML-1T-2। इस तरीके से आप इनका सभी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल के मैंने आपको सिखाया है। अब ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी होगी जो अभी 11th और 12th दोनों क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा उसी के साथ मैं आपको डायमेंशन निकलवाती जाऊंगी, और बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको फॉर्मूला के साथ आपको PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से फॉर्मूला देखें और सब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन आप निकाल पाएंगे, ठीक है। इतना पार्ट समझ आया। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी होता क्या है, इसी पे बेस्ड बहुत सारे JEE और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ध्यान से करने हैं। लास्ट में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करवाऊंगी उस पर, है ना। तो ध्यान दें प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, तो क्या लिखा है यहाँ पे, according to principle of homogeneity in a physical quantity, in a physical equation all terms which have been added, जिनको हम ऐड करते हैं, subtracted यानी जिनको हम subtract कर रहे होंगे, या equals और equal टू मस्ट हैव सेम डायमेंशन, लेस देन इक्वल, है ना, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, ये सभी की सभी अगर इक्वेशन में ऐसा सिंबल आता है प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल का सिंबल आता है, तो वहाँ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी x वो किन से मिलकर बनी है, a + b - c से। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे x की डायमेंशन, a की डायमेंशन, b की डायमेंशन और c की डायमेंशन, चारों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन आती है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, v = u + at। तो इसमें v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और at दोनों की कंबाइन, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इन दोनों की डायमेंशन निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे v = u + at यानी v की डायमेंशन
किसके इक्वल होगी, यू के, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। अब इसकी डायमेंशन निकालेंगे, a इंटू टी की डायमेंशन निकालें तो वो भी किसकी डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा निकाल के देख लो, आपको बिलीव नहीं है तो एक्सलेशन की अभी मैंने पढ़ाई क्या होती है, एल टी माइनस टू, और टाइम की क्या होगी t1, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, और ये किसकी डायमेंशन है, v की डायमेंशन है, वेलोसिटी की डायमेंशन है ना। तो at की डायमेंशन भी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है ना। तो ये बोलता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, की किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या इक्वल है या लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो वहाँ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे सिंबल आने के बाद वो क्या होंगे, एक दूसरे, उनकी डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है ध्यान देने के लिए, सुने अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Quantity of different dimension cannot be added or subtract but they can be multiplied or divide। इन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन, जैसे फोर्स की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन अलग अलग होती है ना, तो उनको न तो ऐड किया जा सकता है, न सब्ट्रैक्ट किया जाता है यानी माइनस किया जा सकता है, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, बट कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, यानी फोर्स में वर्क को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ईच एडिटिव कंपोनेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज नोन पर, ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। अगर आपके पास दो तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ है और वो ऐड हो रही होगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो उनकी डायमेंशन क्या होगी, आपके पास इक्वल होगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पूछा जाता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम टर्म्स आर डायमेंशनलेस। ध्यान दे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, इसके अंदर फंक्शन मान लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन, ऐसा लिखा हुआ है आपके पास के एक्स स्क्वायर प्लस कुछ मान लेते हैं 80, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सारा का सारा जो इनपुट फंक्शन है वो भी डायमेंशन लेस होगा, और ये जो आउटपुट फंक्शन है y, ये भी क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी y इक्वल टू e⁻x, ये भी डायमेंशन लेस होगा और आउटपुट फंक्शन भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। सिमिलरली लॉगरिथम फंक्शन y इक्वल टू log x, है ना, तो इनपुट फंक्शन log x ये भी डायमेंशन लेस, आउटपुट फंक्शन ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डायमेंशन लेस होगा, है ना, ध्यान दे उस पर। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फोर्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है m1 l1 t-2 होती। अब फोर्स को मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा यानी 2f लिखा, तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगी 2f की वो उतनी होगी, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगी, m1 l1 t-2 ही रहेगी, है ना। तो नंबर के मल्टीप्लाई करने पे डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, है ना। तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो रहता है वो सेम रहता है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही आपको मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन ए टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी की पावर 3, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डी। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फिर वो बोल देगा कि अगर आपके पास y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू आपके पास a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी है, तो y की वैल्यू बताओ, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे प्लस d कर देगा, है ना, या ऐसा बोल देगा y इक्वल टू ए बी प्लस सी, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, या ऐसा बोला जाएगा कि y इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, ऐसे बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन आपका काम जो रहता है, पहले आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी होती a b c की, बाद में जो भी पूछा जाएगा आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम ABC की डायमेंशन निकाल पाते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको क्या बोलता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हो, इक्वल है, उनके बीच कोई सिंबल है, तो उन सबकी डायमेंशंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो ध्यान दें यहाँ पे क्या बात हम किससे बोली जा रही है, यहाँ पे x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस है पार्टिकल के द्वारा कवर्ड, t क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो ध्यान दें यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी, x की डायमेंशन b
इंटू टी के इक्वल होगी, एक्स की डायमेंशन सी टी के स्क्वायर के इक्वल होगी, एक्स की डायमेंशन डी टी क्यूब के इक्वल होगी। इसी तरीके से इसकी डायमेंशन ए की डायमेंशन बी टी के इक्वल और ए की डायमेंशन थी सी टी स्क्वायर के इक्वल, ए की डायमेंशन डी टी स्क्वायर के इक्वल। अब जो आसान लगे आपको उसको उठाना है और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। अब तो मुझे यहाँ पे जो आसान दिख रहा है कि एक्स की डायमेंशन यानी डिस्टेंस की डायमेंशन मुझे पता है और एक्स को सबसे के साथ क्या कर दूंगी मैं, इक्वल रख दूंगी और वहाँ से सबकी डायमेंशन ए बी सी डी की डायमेंशन हम कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला पार्ट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की डायमेंशन यानी x डिस्प्लेसमेंट है, तो x की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, a की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है। अब x क्या है, डिस्टेंस है, तो x की डायमेंशन L1 होगी, तो a की डायमेंशन पे कितनी आ जाएगी आपके पास, A1। सिमिलरली आपके पास x की जो डायमेंशन है यानी L1, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू बी इंटू टी, है ना। तो x की डायमेंशन क्या है आपके पास L1 और आपके पास b कांस्टेंट है, b की डायमेंशन निकालनी है, t की डायमेंशन क्या हो जाएगी T1। तो यहाँ पे b की जो डायमेंशन आएगी वो t को इधर भेजेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी LT-1। ये b की डायमेंशन आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब x की डायमेंशन x इक्वल टू सी टी स्क्वायर होगा, है ना। तो x की डायमेंशन क्या है, L1 है, c कांस्टेंट है, बाहर ले लो, t की डायमेंशन T1 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। तो c की जो डायमेंशन आएगी आपके पास यानी c की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी LT-2, क्या आ जाएगी LT-2, क्योंकि t डिवीजन में जाएगा और ऊपर रखे पावर नेगेटिव में हो जाएगी। बात समझ आ रही होगी आपको मेरी, है ना। नेक्स्ट आपके पास है डी टी की पावर 3। नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपके पास, डी टी की पावर 3। तो x की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, डी टी की पावर 3 के इक्वल होनी चाहिए। तो x की डायमेंशन क्या होती है L1, ठीक है ना। डी की निकालनी है हमने, टी की क्या हो जाएगी T1, बट पावर 3 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो T3 हो जाएगा। तो डी की जो डायमेंशन आएगी आपके पास LT-3 आ जाएगी। आपको बात समझ आ रही है मेरी, ये बोलता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कौन बोलता है ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट किस तरीके का क्वेश्चन गिवन है, ध्यान दे बेटा। इफ x इज डिस्प्लेसमेंट t इस टाइम, उन्होंने बताया कि जो इक्वेशन में गिवन है आपके पास x वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है आपके पास टाइम है, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी। और आपको क्या करना है, ए बी सी की डायमेंशनल फाइंड आउट करना है। इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी अपॉन सी इज एम अल्फा एल की पावर बीटा एन टी की पावर गामा है, तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपके प्योर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें, ठीक है। तो x की डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम किसके इक्वल कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर के। तो x की डायमेंशन जो होगी आप किसके इक्वल करोगे, ए एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना। तो l की डायमेंशन x क्या है डिस्प्लेसमेंट L1 लिखेंगे, ठीक है ना, a और x डिस्प्लेसमेंट L2 लिखिए, ध्यान दें यहाँ से। तो ए की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी L-1 में, सीधा लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। इसी तरीके से b की निकालनी है तो x इक्वल टू क्या करेंगे, b अपॉन टी की पावर 2, ठीक है ना। तो b की डायमेंशन जो आएगी किसके इक्वल आएगी, एक्स टी स्क्वायर के इक्वल आएगी। और b की जो डायमेंशन हम लिखेंगे x की कितनी होती है L1 होती है, t की क्या होगी, t की T1 होगी, स्क्वायर करेंगे तो T2। तो L T2 किसकी डायमेंशन आ जाएगी, b की। इसी तरीके से सिंपली x की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, c अपॉन एक्स के। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L1 होती है तो L1 का स्क्वायर यानी L2C की डायमेंशन आ जाएगी। ये आपने ABC की अलग अलग डायमेंशन निकालती है, यही आपका काम है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। समझ आ रहा है इतना पार्ट। तो हम देखते हैं, हमसे पूछा गया इफ डायमेंशनल फॉर्मूला AB अपॉन C, तो पहले AB अपॉन C निकालना पड़ेगा, है ना। तो A को B से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है C से। आप बताओ A की डायमेंशन कितनी है, L-1, है ना, L-1। जस्ट वेट, L-1 और B की जो डायमेंशन आ रही है आपके पास L1T-2, L1T-2, ठीक है ना। और C की आपके पास आ रही है L2। तो ध्यान दें यहाँ से L-1 है, यहाँ पे L1 है, तो प्लस होंगे तो 0 हो जाएंगे और आपके पास ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, L-2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप L की पावर -2, T की पावर -2 और M की पावर क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि M है ही नहीं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा, M की पावर अल्फा
टी की पावर एल की पावर बीटा, यहाँ पे लिखेंगे टी की पावर बीटा। नेक्स्ट लिखेंगे आपके पास टी की पावर बीटा, और क्या है आपके पास टी दोबारा लिख दिया मैंने, जस्ट वेट, एम की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा और टी की पावर क्या लिखेंगे, गामा। अब जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, बीटा की वैल्यू आपके पास -2 आएगी और गामा की वैल्यू आपके पास -2 आएगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ध्यान दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ध्यान दें क्या लिखेंगे 0 -2 तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास -4। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। नेक्स्ट है आपके पास लॉगरिथम फंक्शन के क्वेश्चंस है, थोड़ा ध्यान दें इस पे क्या लिखा हुआ है, इन इक्वेशन y इक्वल टू log a t की पावर 2 प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी की पावर 2 प्लस बी टी स्क्वायर। तो इस पे आपने क्या करना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की डायमेंशन आपने फाइंड आउट करनी है इन इक्वेशन, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि लॉगरिथम फंक्शन का इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन दोनों ही क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ध्यान दें। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट फंक्शन, ये जो फंक्शन है आपके पास, इसको हम लिखेंगे ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लिया यानी m0 l0 t0 होना चाहिए। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, 1 मान ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, 1 सबकी पावर 0 0 है तो वो 1 हो जाएगी, है ना। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे हमने क्या करा, 1 मान लिया, वैसे ही आंसर आएगा, ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, यानी ये पार्ट 1 के इक्वल होगा, ये पार्ट भी 1 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए अपॉन टी स्क्वायर, ए अपॉन टी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यानी m0 l0 t0 के इक्वल। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर, यानी a की जो डायमेंशन आएगी आपके पास वो क्या हो जाएगी आपके पास, t2 हो जाएगी, क्लियर है। और इसी तरीके से b इंटू टी स्क्वायर, और वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, वो 1 यानी m0 l0 t0, 1 यानी क्या लिखोगे आप, m0 l0 t0, है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, समझ आया। तो b इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t की पावर -2। तो b की जब हम डायमेंशन निकालेंगे, ध्यान दें क्या लिखेंगे आप, t की पावर -2, यहाँ पे -2 लिखिए। तो यहाँ पे t की पावर -2, ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, b की डायमेंशन आ जाएगी। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। अब हम बात करते हैं और भी इस पे बेस्ड, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन आता है जेई में और नीट में, तो उस पर और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, हम सेशन रखेंगे उसका अलग से, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर जेई और नीट, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमारे पास जो आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारे पास कौन से एप्लीकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमने डायमेंशंस पढ़ी हैं उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, आप किसका यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला डायमेंशनली, डायमेंशन का यूज करके कोई भी आपको फॉर्मूला गिवन है वो करेक्ट है या नहीं है उसके बारे में भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट आपका सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, आपको डिराइव करना है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन, यानी फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ ले सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो लिखा जा रहा है कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एक सिस्टम में यूनिट गिवन है, एम के सिस्टम में सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में गिवन है एसआई में कन्वर्ट करना है ना। तो इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ ले सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ ले सकते हैं। आई होप आपको चारों एप्लीकेशन अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, हम पहले एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं, हर एक जो आपका
एप्लीकेशन है उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन था टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए कि ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो कहाँ आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है। तो आपको पता है दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू जी m1 m2। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो डायमेंशनल का यूज करके इसका डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है किसका, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो देखो यहाँ पे जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकते हैं, है ना। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, F का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया क्या होता है, m1 L1 t माइनस 2 और r यानी डिस्टेंस सेपरेशन। तो यहाँ पे L1 होगा r के लिए, आर स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, L2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, L2 डिवाइडेड बाई m1 के लिए मास, m1 के लिए m1 लिखेंगे और m2 के लिए भी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे m1 लिखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी तो m2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ml3t माइनस 2 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई m2 लिखा जा सकता है m2। अब ये पावर 2 ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी और ऊपर वाले m के पास एक पावर है तो +1 -2 ऐसे पावर ऐड होगी तो आपके पास पावर जो आएगी m की वो आ जाएगी m-1 L3t माइनस 2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो हम बात करें किस में आता है, वो आता है फोर्स वाला फॉर्मूला। F इक्वल टू आपके पास होता है 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी, ध्यान है। तो अब आपके पास नीटा की फॉर्मूला, नीटा जो है कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं उनका तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, यानी नंबर्स सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं, यानी 6 पाई जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी आपके पास, m0 L0 T0, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम हटा देंगे। तो नीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, F अपॉन आर वी। आर क्या है, रेडियस, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो हम बात करते हैं नीटा की डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करनी। तो नीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स के लिए आपके पास आएगा m1 L1 t माइनस 2, आर यानी डिस्टेंस सेपरेशन, तो आर के लिए L1 लिखेंगे। वेलोसिटी के लिए क्या था आपके पास, मल्टीप्लाई बाई LT माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें आपको कैसे लिखना है, m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई L2 t माइनस 1। ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव जो साइन वाली जो आपकी पॉजिटिव साइन जो है 2 तो वो नेगेटिव हो जाएगा -2, L t की पावर -1 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m की पावर 1, ठीक है ना, L की पावर 1 है बट ये -2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L -1 और t की पावर -2 है ऑलरेडी -2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो +1, तो t की पावर क्या हो जाएगी आपके पास -1, ठीक है। तो ये किसका आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया, ये आया नीटा, यानी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो आप क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। वो क्या है आपके पास, F इक्वल टू दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है K मल्टीप्लाई बाई क्या है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है तो कैसे लिखेंगे, F मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपको पता है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी Q/T होता है ना। तो Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T, I मल्टीप्लाई बाई T, यानी I के लिए फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला A1 अभी पढ़ा है, T के लिए T1 है ना। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा A1 T1 होगा, मैंने आपको सिखा दिया, अभी आप कैलकुलेट करें। तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, M LT माइनस 2, R के लिए क्या लिखेंगे, L2 है ना, डिवाइडेड बाई आप चार्ज के लिए A1 T1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई A1 T1, ठीक है, T1,
ठीक है। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ml3t माइनस 2, है ना, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, a2t माइनस 2, ठीक, सॉरी t प्लस टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ध्यान दें यहाँ पे, तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, m तो ऐसा कैसा रहेगा m1, l की पावर 3 तो वो भी ऐसे ही रहेगी क्योंकि और कोई l है ही नहीं। और यहाँ पे ध्यान दे बेटा, a की पावर t है, t की पावर -2 है, -2, और ये पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी तो -2, तो t की पावर क्या हो जाएगी आपके पास -4, t की पावर -4, a की पावर +2 है, ऊपर जाके माइनस वो 2 हो जाएगी, तो a की पावर क्या लिखेंगे आप -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा किसका, कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट k का। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहाँ पे आता है आपको पता होना चाहिए। आपके पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी U = 3/2 kT, है ना। ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। U = क्या लिखेंगे, 3/2 kT। K क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो ये 3/2 है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है तो उसको हटा सकते हैं। तो K = एनर्जी अपॉन टाइम, सॉरी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो एनर्जी के लिए डायमेंशन मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, क्या होती है, mL2T-2, है ना। वर्क की जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी की होगी। टेम्परेचर के लिए आप क्या लिखोगे, K, है ना, अभी सिखाया था K। तो इसकी डायमेंशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, mL2T-2, और आपके पास K की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1। तो ये आपके पास बोल्ट्जमान का क्या कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी, क्या, mL2T-2 K-1। नेक्स्ट जो आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन था वो क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला डायमेंशनल। आपको अलग अलग फॉर्मूला गिवन है, उसकी करेक्टनेस चेक करना है, यानी ये जो फॉर्मूला गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, चेक डायमेंशनली एफ दिस फॉर्मूला f = mv² इज करेक्ट। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें थोड़ा सा ये हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है आपके पास f = mv² यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, f = mv² mv²/r⁻3, ये फॉर्मूला है। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, LHS में आपको डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, फिर LHS में करनी है, RHS में करनी है। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आती है तो हम बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं आती है तो हम बोलेंगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। आपको बात समझ आ रही है मेरी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए अभी तो, mLT-2 किसका है, फोर्स का। दूसरी साइड RHS की हम बात करें तो RHS में क्या है, mv² आपके पास r⁻3। m की डायमेंशन आपको पता है m1, v की क्या है, v की है LT-1। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, L2T-2 स्क्वायर करने पे, है ना। और r क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस के लिए L1 होता है, पावर 3 करेंगे तो L क्या हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा m1, L की पावर 2 है, -3 हो जाएगी ऊपर जाके तो -1 होगा, है ना। तो m1 L -1 और T -2। आपको दिखाई दे रहा है कि RHS की जो आपके पास डायमेंशन आ रही है वो mL -1 T -2 है, LHS की क्या आ रही है, mLT-2, दोनों इक्वल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल किसके, RHS के। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ऐसा कि जो आपका फॉर्मूला गिवन है f = mv²/r⁻, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, चेक वेदर द गिवन रिलेशन fv²/t = ke जो है इस डायमेंशनली करेक्ट। यार f क्या है, फोर्स, v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, हमको इसके बारे में बताना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले LHS की बात करते हो। LHS क्या है आपके पास, fv²/t, है ना। तो f की डायमेंशन लिखेंगे mLT-2 मल्टीप्लाई बाई v यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L2T-2
समझ आया। नेक्स्ट टाइम के लिए क्या लिखेंगे t1। अब ध्यान दें इसको कैसे सोल्व करेंगे, m की पावर 1 ऐसा का ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे l है, यहाँ पे l की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी तो l की पावर क्या आएगी 3, t की पावर -2, t की पावर -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाई t की पावर 1। अब ये t की पावर 1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी आपके पास m l 3 t की पावर -5। बात समझ आ रही है आपको। ये किसकी डायमेंशन है, LHS से आपने कैलकुलेट करें। अब आपको RHS में करनी है, तो RHS की हम बात करें तो RHS में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कोई सी भी एनर्जी हो डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी की सेम होगी, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2 अभी सिखाया था। तो आपको दिख रहा है कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि जो आपका गिवन फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्या बोलेंगे, गिवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, और इन दोनों एप्लीकेशन पे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जितने आपके बुक में मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस बिना देखे सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।